नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं कमोडिटी टुडे पर बिग पिक्चर। जरा एक पल के लिए सोचिए, कल्पना करिए कि आप भारत के सबसे बड़े राइस एक्सपोर्टर हैं। आपका बिजनेस पिछले 20 सालों से एक ही पैटर्न पर चल रहा है। दुनिया का चौथा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश इंडोनेशिया हर साल आपसे लाखों टन चावल खरीदता है। नाइजीरिया आपका दूसरा सबसे बड़ा भरोसेमंद ग्राहक है। सेनेगल, घाना, तंजानिया, आधा अफ्रीका आपकी थाली से खाता है और फिर एक सुबह आपको खबर मिलती है, इंडोनेशिया ने ऐलान कर दिया है हमें अब आपके चावल की जरूरत नहीं। सोचिए वो पल, आपके सालों की मेहनत से बना एक रिश्ता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खत्म हो जाता है। दोस्तों, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये असल में हो चुका है। जनवरी 2026 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो ने अपने देश के हजारों किसानों के सामने खड़े होकर ऐलान किया, हमने फूड सेल्फ सफिशिएंसी हासिल कर ली है और अब राइस इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। और यह सिर्फ एक भाषण नहीं है, इंडोनेशिया की सरकार ने इसे पॉलिसी बना दिया। 2026 के पूरे साल के लिए राइस का इंपोर्ट कोटा शून्य, शिफर, जीरो, नील, ना हाउस होल्ड के लिए ना इंडस्ट्रीज के लिए। दुनिया का चौथा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश जो दशकों से चावल का सबसे बड़ा खरीदार रहा है, अब कह रहा है हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। लेकिन दोस्तों, सवाल यह नहीं है कि यह सिर्फ इंडोनेशिया ने किया है। सवाल यह है, क्या यह एक शुरुआत है? क्या दुनिया भर के देश एक एक करके भारत के चावल से आजाद होने की कोशिश कर रहे हैं? जरा इस पर सोचिए। नाइजीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा राइस इंपोर्टर पिछले कई सालों से अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाने में करोड़ों डॉलर लगा रहा है। अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक ने हाल ही में नाइजीरिया को $200 मिलियन का लोन दिया ताकि वो अपनी राइस आउटपुट 20% तक बढ़ा सके। सेनेगल अपना नेशनल राइस ऑब्जर्वेटरी बना रहा है। तंजानिया अपनी राइस प्रोडक्शन को रैपिडली स्केल कर रहा है और पूरे वेस्ट अफ्रीका में एक नया नारा गूंज रहा है, सेल्फ सफिशिएंसी। घाना, कोटे दिवारे, सेनेगल, बुर्किना फासो, बेनिन, सूडान, वेस्ट अफ्रीका के इन देशों ने अपने राइस इंपोर्ट्स रिस्ट्रिक्ट किए या फिर वो वियतनाम जैसे देशों की तरफ शिफ्ट हो गए। कारण हमने जो 2023 में अचानक से एक राइस एक्सपोर्ट पर बैन लगाया था, उसके कारण, जिससे भारत को झटका लगा। क्या भारत के सबसे बड़े कृषि निर्यात बाजार धीरे धीरे गायब हो रहे हैं? क्या यह उस दशक की शुरुआत है जब भारतीय किसान के सामने उसके इतिहास का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होगा? दोस्तों, हमें एक बात समझनी होगी, भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा राइस एक्सपोर्टर है। हमारा करीब 40% हिस्सा ग्लोबल राइस ट्रेड में है। हमने 150 से ज्यादा देशों को चावल भेजा है। यह एक एम्पायर जैसा लगता है, विशाल, अटूट, हमेशा के लिए। लेकिन इतिहास हमें एक बात सिखाता है, कोई भी एम्पायर हमेशा के लिए नहीं टिकता। हर ट्रेड रिलेशनशिप चाहे कितनी भी पुरानी और कितनी भी मजबूत क्यों न लगे, वो एक देश की जरूरत पर टिकी होती है और जब वो जरूरत खत्म होती है, रिश्ता भी खत्म हो जाता है। इंडोनेशिया ने यह सबक दिया है हमें और दुनिया देख रही है। तो क्या यह सच में एक बड़ा खतरा है या यह सिर्फ एक देश की कहानी है जिसे हम बहुत बड़ा बना रहे हैं? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यहीं से शुरू होता है असली सवाल। आखिर इंडोनेशिया ने यह किया कैसे और क्या यह बाकी दुनिया के लिए ब्लूप्रिंट बन सकता है? तो आज बिग पिक्चर में हम यही समझेंगे, एक जियोपॉलिटिकल, इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक नजरिए से। तो दोस्तों, इंडोनेशिया की यह घोषणा क्यों मायने रखती है? तो दोस्तों, पहले समझिए इंडोनेशिया ने यह अचीव कैसे किया है। जनवरी 2026 की शुरुआत में इंडोनेशिया की नेशनल फूड एजेंसी बापनास ने स्पष्ट घोषणा की, साल 2026 में राइस, शुगर और कॉर्न तीनों के लिए इंपोर्ट कोटा शून्य रहेगा। यह डिसीजन इसलिए लिया गया क्योंकि 2025 में इंडोनेशिया का राइस प्रोडक्शन 34.77 मिलियन टन तक पहुंच गया, पिछले साल से 13.5% अधिक। और साल की शुरुआत में ही उनके पास करीब 12.5 मिलियन टन का स्टॉक मौजूद था।
यह आंकड़े दिखाते हैं कि इंडोनेशिया का यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, यह एक सुनियोजित सालों की मेहनत का नतीजा था। लेकिन यहां सबसे इंटरेस्टिंग बात है, इंडोनेशिया के एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ा दावा किया। उनके अनुसार जब इंडोनेशिया ने राइस इंपोर्ट बंद कर दिया तो ग्लोबल राइस प्राइस करीब $650 पर मीट्रिक टन से गिरकर $340 पर मीट्रिक टन तक आ गई, यानी करीब 44% की गिरावट। यह आंकड़ा ओवर स्टेटेड हो सकता है क्योंकि ग्लोबल राइस प्राइसेस कई फैक्टर्स से प्रभावित होते हैं, सिर्फ एक देश के फैसले से नहीं। असल में यह एक स्थापित रूप से भ्रामक दावा है, सिर्फ एक पॉलिटिकल क्लेम है, यह फैक्ट नहीं है। और राष्ट्रपति प्रभावों ने एक बहुत गहरी बात कही। कंबोडिया थाईलैंड बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट का जिक्र करते हुए उन्होंने पूछा, क्या हमें संघर्षग्रस्त देशों से इंपोर्ट पर डिपेंड रहना चाहिए? यह सवाल सिर्फ राइस की बात नहीं है, यह एक नई सोच की शुरुआत है जिसमें कोई भी देश अपने भोजन के लिए किसी दूसरे देश की राजनीतिक स्थिरता पर डिपेंड नहीं रहना चाहता। यहीं से शुरू होता है असली सवाल, क्या यह सोच सिर्फ इंडोनेशिया तक सीमित है या यह एक ग्लोबल ट्रेंड बन रहा है? अब हम देखते हैं कि कौन कौन से देश इन रास्ते पर हैं। दोस्तों, अब उन देशों को देखिए जो राइस इंपोर्ट्स कम करने की कोशिश में हैं। इंडोनेशिया हम पहले ही देख चुके हैं कि सबसे आगे है, सबसे आक्रामक है, और सबसे जरूरी बात, उनकी एम्बिशन यही नहीं रुकती। उनका अगला टारगेट है शुगर में सेल्फ सफिशिएंसी और कॉर्न एक्सपोर्ट शुरू करना। इंडोनेशिया यह सिद्ध करना चाहता है कि 1984 का सेल्फ सफिशिएंसी रिकॉर्ड, जब उनके प्रेसिडेंट सुहार्तो को इसके लिए FAO से सम्मान मिला था, वो उसे दोबारा हासिल कर सकते हैं, और इस बार स्थायी रूप से। नाइजीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा राइस कंज्यूमर और सबसे बड़ा इंपोर्टर। नाइजीरिया की एग्रीकल्चर उनके GDP का करीब 1/4 हिस्सा है और 38% वर्क फोर्स को रोजगार देती है। अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक का $200 मिलियन लोन इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसका लक्ष्य है गेहूं का उत्पादन को 5 गुना और चावल के उत्पादन को 20% तक बढ़ाना। यह कोई छोटा टारगेट नहीं है। सेनेगल और तंजानिया, ये दोनों देश कोलिशन फॉर अफ्रीकन राइस डेवलपमेंट यानी CARD इनिशिएटिव के सबसे सफल उदाहरणों में से गिने जाते हैं। 2008 से 2018 के बीच इन्होंने अपनी राइस यील्ड में सबसे बड़ी बढ़त दिखाई। तंजानिया और माली ने सबसे ज्यादा प्रोग्रेस किया। सेनेगल अब अपना नेशनल राइस ऑब्जर्वेटरी बना रहा है ताकि प्रोडक्शन, डिमांड और इंपोर्ट्स का पूरा डेटा एक जगह सेंट्रलाइज हो। FAO की हाल की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2026-27 में जब ग्लोबल राइस प्रोडक्शन में गिरावट का अनुमान है, तब अफ्रीका का प्रोडक्शन 1.6% बढ़ने की उम्मीद है, करीब 29.3 मिलियन टन तक। यह वृद्धि सीधे तौर पर फूड सेल्फ सफिशिएंसी प्रोग्राम्स और हाई यील्डिंग वाटर एफिशिएंट वैरायटीज के बढ़ते इस्तेमाल से जुड़ी हुई है। मेडागास्कर और तंजानिया इस वृद्धि में सबसे आगे हैं। दोस्तों, ध्यान दीजिए, ये सिर्फ अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, यह एक पैटर्न है, और यह पैटर्न अगर हम ध्यान से देखें तो एक बड़ी सोच से जुड़ा हुआ है जिसे हम अगले हिस्से में समझेंगे। और यही बात इस पूरी कहानी को भारत के लिए महत्वपूर्ण बनाती है। जी हाँ दोस्तों, इस नई सोच को एक नाम दिया जा सकता है फूड सिक्योरिटी नेशनलिज्म। यह एक ऐसी सोच है जिसमें हर देश खाने के मामले में ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर बनना चाहता है। और यह सोच कहाँ से आई, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। पहला कारण कोविड-19। जब दुनिया भर में लॉकडाउन्स लगे, सप्लाई चेन्स टूटी और जहाज बंदरगाहों पर अटक गए, तब हर देश को एहसास हुआ कि अगर खाने का एक बड़ा हिस्सा इंपोर्ट पर डिपेंड है तो एक ग्लोबल क्राइसिस में वो देश भूखा भी रह सकता है। और दूसरा कारण रशिया यूक्रेन वॉर। दुनिया के दो सबसे बड़े व्हीट एक्सपोर्टर्स के बीच युद्ध हुआ। इसने वैश्विक अनाज की कीमतों को रॉकेट की तरह ऊपर भेज दिया। जिन देशों के पास अपना उत्पादन नहीं था उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। तीसरा कारण फूड इन्फ्लेशन। दुनिया भर में पिछले कुछ सालों में खाने की कीमतें असमान रूप से बढ़ी हैं, और जब किसी देश की करेंसी कमजोर हो तो इंपोर्ट की लागत उसके लिए और भी असहनीय हो जाती है। चौथा कारण
और ये हमने पहले भी अपने एपिसोड्स में डिस्कस किया हुआ है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की डिस्रप्शन और वेस्ट एशिया का कॉन्फ्लिक्ट, जब दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ट्रेड रूट्स अचानक खतरे में आ गए, तब हर देश ने सोचा अगर हमारा खाना समुद्र के एक सक्रिय रास्ते पर डिपेंड है तो हम कितने सुरक्षित हैं, कितने सिक्योर हैं। और यह सब मिलकर एक नई वैश्विक मानसिकता बनाते हैं। जो देश पहले ग्लोबल ट्रेड पर भरोसा करते थे, अब वो अपनी जमीन, अपने किसान और अपनी खुद की क्षमता पर भरोसा करना चाहते हैं। और यहीं से शुरू होता है असली सवाल, इस नई मानसिकता में भारत कहां खड़ा है? क्या भारत अपने बाजार खो सकता है? दोस्तों, इस सवाल को दोनों तरफ से देखते हैं, रिस्क भी और काउंटर आर्गुमेंट्स भी। रिस्क की तरफ से अगर हम देखें तो अगर इंडोनेशिया, नाइजीरिया और अफ्रीका के कई देश सच में अपनी प्रोडक्शन बढ़ाते हैं और इंपोर्ट घटाते हैं तो भारत के नॉन बासमती राइस का बहुत बड़ा बाजार सिकुड़ सकता है। याद रखिए, भारत के टोटल राइस एक्सपोर्ट्स में से एक बड़ा हिस्सा इन्हीं देशों को जाता है। अगर यह डिमांड धीरे धीरे खत्म हो गई तो वो हजारों एक्सपोर्टर्स और लाखों किसान जो नॉन बासमती राइस की खेती पर निर्भर हैं, उन्हें सीधा नुकसान होगा। और एक और बात, अगर इंडोनेशिया जैसे देश सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि एक्सपोर्ट करने की भी सोच रहे हैं, जैसा कि उनके अधिकारियों ने इशारा किया है, तो भारत को सिर्फ बायर्स खोने का खतरा नहीं है बल्कि मार्केट में नए कॉम्पिटिटर्स मिलने का भी खतरा है। लेकिन काउंटर आर्गुमेंट भी बहुत मजबूत है। पहला, सेल्फ सफिशिएंसी बनाए रखना आसान नहीं है। इंडोनेशिया ने खुद एक एडिटोरियल में स्वीकार किया है कि उन्होंने इससे पहले भी 1984 में सेल्फ सफिशिएंसी हासिल की थी और फिर प्रेशर आने पर वो फिसल गए। इतिहास खुद एक वार्निंग है। एक अच्छा साल सेल्फ सफिशिएंसी नहीं बनाता बल्कि लगातार कई सालों की डिसिप्लिन पॉलिसी चाहिए। दूसरा, क्लाइमेट चेंज, एल नीनो जैसी घटनाएं जिन्हें हम पहले भी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, किसी भी देश की सेल्फ सफिशिएंसी को एक झटके में तोड़ सकती हैं। अगर मॉनसून कमजोर रहा और सूखा आया तो चाहे कोई भी देश कितना भी आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करे, प्रकृति के सामने उनकी योजनाएं अधूरी रह सकती हैं। और तीसरा, अफ्रीका अभी भी एक बड़ी गैप के साथ खड़ा है। अकेले सब सहारन अफ्रीका हर साल करीब 12.5 मिलियन टन चावल इंपोर्ट करता है, 12.6 मिलियन टन एग्जैक्टली अगर कहें तो, जिसकी कीमत $5.5 बिलियन है। उनके टारगेट्स चाहे कितने भी एम्बिशियस हों, अभी भी वो सालों दूर हैं। चौथा, बासमती एक अलग कैटेगरी है इंडोनेशिया, अफ्रीका और बाकी नॉन बासमती खरीदार देशों के सेल्फ सफिशिएंसी से। भारत के प्रीमियम बासमती सेगमेंट पर सीधा असर नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि बासमती एक यूनिक प्रोडक्ट है जिसकी मांग ज्यादातर मिडिल ईस्ट और प्रीमियम ग्लोबल मार्केट्स में है, जहां डोमेस्टिक प्रोडक्शन संभव ही नहीं है। तो दोस्तों, सच्चाई दोनों के बीच कहीं है। खतरा वास्तविक है लेकिन निश्चित नहीं, सर्टेन नहीं। और यही भारत के लिए सबसे जरूरी सबक है, सबसे जरूरी लेसन है। भारत को क्या करना होगा? दोस्तों, अब वो हिस्सा देखिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर खतरा वास्तविक है तो भारत को क्या करना चाहिए? तो पहला, प्रोडक्टिविटी। भारत का एवरेज राइस यील्ड अभी भी दुनिया के टॉप प्रोड्यूसर से कम है। हमारे पास जमीन है, पानी है, मेहनती किसान है, लेकिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अभी भी पूरी क्षमता से नहीं हो रहा। प्रिसीजन फार्मिंग, बेटर सीड्स, ड्रिप इरिगेशन, इनको स्केल करना होगा ताकि कम जमीन से ज़्यादा पैदावार हो। दूसरा, ब्रांडिंग। भारत के पास एक अनमोल खजाना है, बासमती। यह एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी कोई कॉपी नहीं बना सकता क्योंकि उसकी पहचान उसकी मिट्टी, उसकी ज्योग्राफी, उसके जीआई टैग से जुड़ी है। भारत को इस ब्रांड को और मजबूत बनाना होगा। दुनिया के हर प्रीमियम बाजार में जापान, यूरोप, यूएस बासमती को सिर्फ एक कमोडिटी नहीं बल्कि एक हेरिटेज प्रोडक्ट की तरह पेश करना होगा। तीसरा, वैल्यू एडिशन। आज भारत ज़्यादातर रॉ राइस एक्सपोर्ट करता है, लेकिन दुनिया अब प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स चाहती है। पाल बॉइल्ड राइस, राइस फ्लोर, राइस ब्रैन ऑयल, रेडी टू कुक राइस प्रोडक्ट्स। जो देश रॉ मटेरियल बेचता है वो हमेशा प्राइस टेकर रहता है। जो देश प्रोसेस्ड ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बेचता है वो प्राइस मेकर बनता है। चौथा, नए बाजार। अगर अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया की कुछ ट्रेडिशनल डिमांड कम होती है तो भारत को नए दरवाजे
खोलने होंगे। सेंट्रल एशिया, लैटिन अमेरिका और ईस्ट अफ्रीका के वो हिस्से जहां अभी भारत की पहुंच कम है, ये अगले दशक के नए बाजार बन सकते हैं। पांचवां, डाइवर्सिफिकेशन। सिर्फ राइस पर निर्भर रहना एक जोखिम है। भारत को अपने एग्री एक्सपोर्ट्स को वीट, पल्सेस, स्पाइसेस, प्रोसेस्ड फूड्स और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में डाइवर्सिफाई करना होगा ताकि एक कमोडिटी में आई गिरावट पूरी इकोनॉमी को ना हिलाए। यह वो काम है जो भारत को आज से ही शुरू करना चाहिए, आज से ही शुरू करना होगा ताकि अगले 10 साल में वो किसी भी झटके के लिए तैयार रहें। अगले दशक के 3 संभावित भविष्य। दोस्तों, अब आइए इस कहानी को आगे की ओर देखते हैं कि अगले 10 सालों में क्या हो सकता है। तो इसके 3 संभावित सिनारियोज हैं। सिनारियो ए, कई देश सच में सेल्फ सफिशिएंट बन जाते हैं। तो इस सिनारियो में इंडोनेशिया अपनी सेल्फ सफिशिएंसी बनाए रखता है। नाइजीरिया, सेनेगल, तंजानिया अपनी प्रोडक्शन टारगेट्स हासिल कर लेते हैं। अफ्रीका का इंपोर्ट बिल धीरे धीरे कम होता है। इस दुनिया में भारत के ट्रेडिशनल नॉन बासमती बाजार सिकुड़ते हैं और भारत को नए प्रीमियम वैल्यू एडेड बाजारों की तरफ शिफ्ट करना ही पड़ता है। जी हाँ, सिनारियो बी देखिए, क्लाइमेट चेंज ट्रू सेल्फ सफिशिएंसी को असंभव बना देता है। इस सिनारियो में एल नीनो, अनियमित मानसून और बढ़ता तापमान किसी भी देश को स्थायी रूप से सेल्फ सफिशिएंट नहीं रहने देते। इंडोनेशिया भी, नाइजीरिया भी अपनी सेल्फ सफिशिएंसी बार बार खोते और हासिल करते रहते हैं। इस दुनिया में भारत, जो दुनिया के सबसे बड़े और सबसे डाइवर्स एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स में से एक है, एक रिलायबल लास्ट रिसोर्ट सप्लायर की भूमिका में बना रहता है। हर क्राइसिस में मदद के लिए बुलाया जाता है। सिनारियो सी, भारत खुद को अडैप्ट करता है और जीतता है। यह सबसे आशावादी लेकिन सबसे जरूरी सिनारियो है। इसमें भारत मानता है कि दुनिया बदल रही है। वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, बासमती को ग्लोबल लग्जरी ब्रांड बनाता है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में निवेश करता है और नए बाजार खोजता है। भले ही कुछ ट्रेडिशनल ग्राहक कम हो, भारत अपनी विशाल प्रोडक्शन कैपेसिटी, ज्योग्राफिक डाइवर्सिटी और ब्रांड स्ट्रेंथ के साथ वैश्विक फूड ट्रेड का सबसे महत्वपूर्ण प्लेयर बना रहता है, बल्कि और मजबूत होकर निकलता है। दोस्तों, ये 3 सिनारियोस कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये 3 रास्ते हैं और कौन सा रास्ता असल में बनेगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि भारत आज इस वक्त क्या फैसले लेता है। अब देखते हैं बिग पिक्चर सिनारियो। तो दोस्तों, इंडोनेशिया की यह घोषणा सिर्फ एक देश के चावल इंपोर्ट रोकने की खबर नहीं है, यह वैश्विक फूड ट्रेड के बदलते स्वरूप का एक संकेत है। दशकों तक दुनिया एक सरल सिद्धांत पर चली, हर देश वो उगाए जिसमें उसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा हो और बाकी सब चीज़ें इंपोर्ट करे। यह ग्लोबलाइजेशन का मूल आधार था, लेकिन अब यह आधार हिल रहा है। देश अब सिर्फ यह नहीं पूछ रहे हमें सबसे सस्ता खाना कहाँ से मिलेगा, वो अब यह पूछ रहे हैं कि क्या हमारा खाना सुरक्षित है। अगर दुनिया में कोई युद्ध छिड़ जाए, कोई महामारी आए या कोई ट्रेड रूट बंद हो जाए, यह एक फंडामेंटल शिफ्ट है और यह शिफ्ट अकेले राइस तक सीमित नहीं रहेगा। हम इसे व्हीट में, एडिबल ऑयल्स में, फर्टिलाइजर्स में और शायद आने वाले सालों में एनर्जी में भी देखेंगे। भारत के लिए सबसे बड़ा सबक यह है, कोई भी एक्सपोर्ट मार्केट स्थायी अधिकार नहीं है, वो एक प्रिविलेज है जो प्रतिस्पर्धा से कमाया जाता है और लगातार बनाए रखा जाता है। सिर्फ प्रोडक्शन में दुनिया का सबसे बड़ा होना काफ़ी नहीं है। अगर भारत सिर्फ इतना सोचता रहा कि हम सबसे ज़्यादा उगाते हैं इसलिए दुनिया हमेशा हमसे खरीदेगी, तो यह एक खतरनाक भ्रम होगा। असली ताकत सिर्फ कितना उगाया उससे नहीं आती, असली ताकत आती है कॉम्पिटिटिवनेस से, यानी कौन कम कीमत पर बेहतर क्वालिटी, सही समय पर और भरोसेमंद तरीके से माल पहुंचा सकता है। अगले दशक में भारतीय किसान के लिए सवाल सिर्फ एक आर्थिक सवाल नहीं रहेगा, यह उनके जीवन और आजीविका का सवाल बन जाएगा। जो किसान सिर्फ ट्रेडिशनल तरीकों पर निर्भर रहेगा उसके लिए रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन जो किसान
और जो देश बदलाव को पहचान कर खुद को बदलता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, क्वालिटी सुधारता है और नए बाजार खोजता है, उसके लिए यही बदलाव एक नया अवसर बन सकता है। इंडोनेशिया ने अपने किसानों के लिए एक रास्ता चुना, नाइजीरिया, सेनेगल, तंजानिया अपना रास्ता खोज रहे हैं और भारत के सामने भी अब यही चुनाव है। एक ऐसी दुनिया में जहां हर देश अपनी थाली की सुरक्षा खुद तय करना चाहता है, भारत किस तरह अपनी जगह सिर्फ बनाए रखता है या और मजबूत बनाता है, यह सिर्फ इकोनॉमिक्स की कहानी नहीं है, यह आने वाले दशकों में खाने की दुनिया में भारत की पहचान की कहानी है। और इस कहानी का अगला अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है और यही है आज की बिग पिक्चर। दोस्तों, आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है हमें कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं और आपको क्या लगता है कि अगले दशक में भारत की कहानी किस तरह से लिखी जाने वाली है। अभी तक ही आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपनी कम्युनिटी में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।